आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं हम लोग आयरन कार्बन डायग्राम के बारे में। जो आयरन कार्बन फेज डायग्राम होता है वो किससे किसके बीच में बनता है? वो आयरन और आयरन कार्बाइड के बीच में बनता है। आयरन कार्बाइड जो होता है वो एक सीमेंटाइट है, यानी कि क्या है, वो एक इंटरमेटेलिक कंपाउंड है। जो सीमेंटाइट है आपका वो एक इंटर मेटेलिक कंपाउंड है। ठीक है दोस्तों, जो आयरन के अंदर कार्बन की सॉल्युबिलिटी है वो ह्यूम-रॉथरी रूल से कंट्रोल होती है, जिसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो आइए पहले हम लोग डायग्राम्स के बारे में देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो डायग्राम्स होते हैं वो किस तरीके से बने। सबसे पहले मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ, आप एक बार देख लो ताकि कि आपको याद रहे लंबे टाइम तक। जो आयरन कार्बन डायग्राम होता है दोस्तों वो इस शेप का होता है। ठीक है, देखिएगा इस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो बनता है यहाँ पे इसको अल्फा आयरन बोला जाता है। जो अल्फा आयरन मैं आपको बता रहा था वो क्या है, वो अल्फा आयरन यही वाला अल्फा फेराइड का फेज है। ये जो फेज है दोस्तों ये डेल्टा आयरन का है, यहाँ डेल्टा प्लस लिक्विड बनता है। यहाँ पे ये जो पूरा फेज है इसको गामा फेज बोलते हैं, गामा, या फिर इसको और क्या बोलेंगे, ऑस्टेनाइट। ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा दोस्तों देखिए यहाँ पे जो फेज बन रहा है वो बन रहा है डेल्टा प्लस गामा। यहाँ पे जो फेज बन रहा है वो बन रहा है गामा प्लस लिक्विड, और जो यहाँ पे फेज बन रहा है वो फेज बन रहा है लिक्विड प्लस Fe3C। यहाँ जो फेज बन रहा है वो बन रहा है गामा प्लस Fe3C, या इसको और भी बोलते हैं कुछ, इसको बोलते हैं लेडेब्यूराइट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये अल्फा फेज होता है, अल्फा प्लस गामा फेज बनता है। इस पॉइंट को हम लोग अभी कुछ बोलते हैं, इसके नीचे जो पूरा फेज होता है इसको अल्फा प्लस बीटा फेज बोलते हैं। अल्फा प्लस बीटा फेज इसको ना बोला जाए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा प्लस Fe3C फेज, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, परलाइट। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले इसमें अलग अलग पॉइंट्स के बारे में जिक्र आएगा। जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे परसेंटेज कार्बन जो है वो है 0.1%। जो इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट को देखिए दोस्तों पेरीटेक्टिक पॉइंट बोला जाएगा, और इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, मोनोटेक्टिक पॉइंट बोला जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों इस पॉइंट को यूटेक्टिक पॉइंट बोला जाएगा। इसके ऊपर जो रहेगा पूरा वो लिक्विड रहेगी हमारी। अब पेरीटेक्टिक पॉइंट पे जो परसेंटेज ऑफ कार्बन रहता है वो 0.16% रहता है, और जो मोनोटेक्टिक पॉइंट पे जो परसेंटेज ऑफ कार्बन रहता है वो 0.51% रहता है। दोस्तों ये जो अल्फा फेज है इसको थोड़ा सा और नैरो अगर किया जाए, इसको थोड़ा सा और नैरो रखते हैं, इतना ब्रॉड नहीं होगा, ये और नैरो होता है और ये ऐसा फेज बनता है, ये अल्फा फेज है। ये जो परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है यहाँ पे ये 0.08% होता है। ठीक है, ये 0.08 लिखा है मैंने, 0.018 होता है एक्चुअली, वो 0.018। ये परसेंटेज ऑफ कार्बन है। नीचे क्या हो रहा है, परसेंटेज ऑफ कार्बन वेरी कर रहा है। इस साइड हम लोगों का परसेंटेज ऑफ कार्बन वेरी कर रहा है दोस्तों। यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है वो 0.8% कार्बन है। फिर दोस्तों यहाँ पर जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है वो 2.1% कार्बन है, और दोस्तों यहाँ पे जो कार्बन है इस पॉइंट पे वो क्या हो रहा है, वो 4.3% कार्बन है दोस्तों। ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोग का सिंपल आयरन कार्बन डायग्राम। देखिए दोस्तों सबसे पहले ऊपर लिक्विड रहेगा। अब लिक्विड के बाद डिपेंड करेगा कार्बन परसेंटेज पे। जो डेल्टा फेज रहेगा वो 1410 से लेकर 1535 में स्टेबल रहेगा। फिर पेरीटेक्टिक पॉइंट आएगा, मोनोटेक्टिक पॉइंट आएगा, यूटेक्टिक पॉइंट आएगा, और दोस्तों एक नया पॉइंट आएगा यहाँ पे जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे, यूटेक्टॉइड पॉइंट आएगा। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, यूटेक्टॉइड पॉइंट बोलेंगे। एम को क्या बोलेंगे, मोनोटेक्टिक पॉइंट बोलेंगे। आइए दोस्तों हम लोग स्टडी कर रहे थे आयरन कार्बन डायग्राम के बारे में। तो दोस्तों आयरन कार्बन डायग्राम के अंदर बहुत अलग अलग फेजेस प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल डेल्टा फेज होता है, गामा फेज होता है। डेल्टा यानी कि वही आपका अल्फा और डेल्टा फेराइड जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे।
तो दोस्तों इसमें क्या होता है, आयरन कार्बन डायग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है जिसमें कि हम लोग का आयरन के अंदर एक फिक्स अमाउंट ऑफ कार्बन को हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं। ये देखिए परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ता जाता है और टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं। अलग अलग टेम्परेचर पे देखिए क्या होता है कि जब हम लोग काफ़ी ऊपर टेम्परेचर पे चले जाएंगे तो काफ़ी ऊपर टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली लिक्विड होगा, लिक्विड होता है। लिक्विड से जैसे जैसे आते हैं अलग अलग कंपोजिशन, अगर यहाँ से आप आओगे, मान लो कि आपकी कंपोजिशन में 0.18 से ज़्यादा % है कार्बन, तो आप आओगे तो पहले आपका लिक्विड रहेगा, लिक्विड के बाद वो लिक्विड प्लस डेल्टा में कन्वर्ट होगा, फिर डेल्टा प्लस गामा में, फिर वो गामा में कन्वर्ट होगा, फिर अल्फा प्लस गामा, फिर नीचे आके वो क्या बन जाएगा, परलाइट बन जाएगा। इसी तरीके से आप इस कंपोजिशन पे देखें, जब 2.1% कार्बन रहता है, अगर यहाँ से हम लोग कूली करें तो लिक्विड रहेगा, लिक्विड प्लस गामा बनेगा, फिर वो गामा प्लस Fe3C बनेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेडेब्यूराइट। ठीक है मित्रों, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेडेब्यूराइट बोलेंगे। फिर उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा, जैसे ही वो इस टेम्परेचर से नीचे आएगा 723 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो परलाइट बन जाएगा दोस्तों। और इस कार्बन कार्बन डायग्राम में आयरन के हम लोग बहुत सारे फेजेस के बारे में देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फेजेस हैं, जैसे कि डेल्टा फेराइट। देखो अल्फा के बारे में जब मैं आपको बता रहा था तो मैंने पहले बताया था, अल्फा क्या है, एक फेराइट फेज है, बीसीसी मटेरियल है, डेल्टा फेराइट है। ठीक है दोस्तों, क्या है, बीसीसी मटेरियल है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, गामा के बारे में। गामा क्या होता है दोस्तों, ऑस्टेनाइट होता है, ऑस्टेनाइट होता है और ये बहुत ही सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल होता है। पर आप मेरे से बताओ, पर दोस्तों आप मेरे से बताओ कि क्या मेरा ऑस्टेनाइट ये पॉइंट जो है मेरा, अगर ये यूटेक्टॉइड पॉइंट है, इसको मैं यूटेक्टॉइड पॉइंट लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, तो क्या यूटेक्टॉइड पॉइंट के नीचे मेरा ऑस्टेनाइट स्टेबल रह रहा है? आप बोलोगे नहीं सर, वो तो किस में चेंज हो जा रहा है, परलाइट में चेंज हो जा रहा है। अच्छा दोस्तों, बहुत सारे इनवेरिएंट रिएक्शंस के बारे में उस दिन हम लोग पढ़ रहे थे। ये क्या हो जाएगा, यूटेक्टिक पॉइंट हो जाएगा, यूटेक्टिक पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे एक लिक्विड दो अलग अलग सॉलिड में कन्वर्ट होता है। यूटेक्टॉइड में क्या होता है, एक सॉलिड दो अलग अलग सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर दोस्तों ये मोनोटेक्टिक पॉइंट है और ये पेरीटेक्टिक पॉइंट है। तो चलिए अभी इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये अलग से हम लोग कवर करेंगे। अल्फा प्लस बीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, परलाइट बोलते हैं। दोस्तों ये जो दोनों मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं, काफी सॉफ्ट एंड डक्टाइल होते हैं। बट जो ऑस्टेनाइट होता है वो क्या होता है, वो तो रूम टेम्परेचर पे स्टेबल ही नहीं हो रहा है ना, वो तो केवल 723 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर स्टेबल है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अभी एक चीज आपको आज के बाद से आपको समझना पड़ेगा, कभी भी आपसे लाइफ में कोई पूछे कि स्टील क्या होता है और कास्ट आयरन क्या होता है, तो दोस्तों आपसे आप याद रखोगे कि कोई सा भी आयरन का कंपोजिशन जिसके अंदर 0% से थोड़ा सा ज़्यादा आप ले लो, यहाँ से यहाँ तक क्या है वो 2.1% तक वो स्टील होता है। और दोस्तों 2.1% से मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी जो होती है कार्बन की इन आयरन, अगर आपसे कोई ये पूछता है कि मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाती है, तो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी जो होती है वो 6.63% होती है। और जो 6.63 वाला होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं कंपोजिशन को, Fe3C। और Fe3C का मतलब क्या होता है, सेमेंटाइट। चलिए भी मैं उसके बारे में बताऊंगा, परेशान ना हो आप। तो दोस्तों ये हो गया कास्ट आयरन। ठीक है दोस्तों, तो आज के बाद से हम लोग को याद रखना है कि आयरन के अंदर ही अगर कार्बन का परसेंटेज 2.1 से कम है तो वो स्टील है, और 2.1 से ज़्यादा है तो वो क्या है, कास्ट आयरन है। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर भी अलग अलग चीज़ें आएंगी, पहले मैं आपको रिएक्शंस बता देता हूँ। सॉफ्ट एंड डक्टाइल होता है। अच्छा दोस्तों, उसके बाद देखिए एक Fe3C बनता है। तो Fe3C क्या होता है, Fe3C जो होता है वो होता है इंटरमेटैलिक कंपाउंड। क्या होता है ये, इंटरमेटैलिक कंपाउंड होता है। ये कंपाउंड होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड एंड ब्रिटल होता है। और जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर जो रहता है वो होता है दोस्तों ऑर्थोरोम्बिक। कुछ कुछ चीज़ें हम लोग को याद करके रखनी है। इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, ऑर्थोरोम्बिक हो जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसके अलावा लेडेब्यूराइट बनता है एक। ठीक है, गामा प्लस Fe3C का जो कंपोजिशन बनता है वो क्या बन जाता है, लेडेब्यूराइट बनता है। इसकी भी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो ऑस्टेनाइट के ही टाइप से होती हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ये रूम टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो दोस्तों हम लोग बेसिक आयरन कार्बन डायग्राम के बारे में पढ़ा।
अब आइए हम लोग इसकी चारों अलग अलग रिएक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो 4 रिएक्शन हो रहा है, होप कि ये पॉइंट हम लोग को समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों जो 4 अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं, वो जो रिएक्शंस हैं, देखिए मैं वो रिएक्शंस आपको लिखने जा रहा हूं। सबसे पहला जो रिएक्शन आपको दिख रहा है टॉप पे, वो दिख रहा होगा आपको पेरिटेक्टिक रिएक्शन। पेरिटेक्टिक रिएक्शन, देखिए दोस्तों ये रिएक्शंस आपको याद करके चलने हैं, पेरिटेक्टिक रिएक्शन। तो दोस्तों पेरिटेक्टिक रिएक्शन पे क्या हो रहा है, एक लिक्विड है और एक सॉलिड है, वो कन्वर्ट हो रहा है, वो एक दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम लोग ये लिखेंगे कि लिक्विड प्लस S1, यानी कि कोई सा भी सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, S2 में कन्वर्ट हो जा रहा है। और अपने एग्जांपल हम लोग क्या लिख लेंगे, डेल्टा प्लस लिक्विड। डेल्टा प्लस लिक्विड यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस पॉइंट पे किस में कन्वर्ट हो रहा है, गामा में कन्वर्ट हो जा रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर 40-90 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या हो रहा है, 0.16% ऑफ कार्बन बन रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया पेरिटेक्टिक रिएक्शन। अब ये टेम्परेचर है, आपको पता है, तो मैं टेम्परेचर वाला पॉइंट इसे यहाँ पे रब कर दे रहा हूँ। दूसरे रिएक्शन पे आते हैं, मोनोटेक्टिक रिएक्शन। अभी 2 मिनट के अंदर हम लोग मोनोटेक्टिक रिएक्शन को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों जो दूसरा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है वो होता है मोनोटेक्टिक रिएक्शन का। मोनोटेक्टिक रिएक्शन हम लोगों ने देखा, क्या देखा हम लोगों ने मोनोटेक्टिक रिएक्शन के अंदर? मोनोटेक्टिक रिएक्शन के अंदर हम लोगों ने देखा है कि एक लिक्विड जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, गामा प्लस अनदर लिक्विड में। तो क्या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि L1 चेंज हो जाएगा L2 प्लस सॉलिड में, ठीक है दोस्तों। ये रिएक्शंस आपको याद रखने हैं। तो आपको बेसिक सबसे आसान तरीका जानते हो आपको क्या रहेगा एग्जाम में? एग्जाम में सबसे आसान तरीका आपको ये रहेगा कि आप ये एग्जाम्पल अगर आपको याद रहेगा, आयरन कार्बन डायग्राम, ये आपको याद करके जाना है पूरा डायग्राम एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा M का मतलब मोनोटेक्टिक रिएक्शन। इसमें ये हो रहा है कि लिक्विड जो हो रहा है एट 1493 डिग्री सेंटीग्रेड या 90 डिग्री सेंटीग्रेड आप मानो, एट 0.51% ऑफ कार्बन किस में चेंज हो जा रहा है, लिक्विड प्लस गामा में चेंज हो जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो 2 रिएक्शन हम लोग को समझ में आ गए। अब जो तीसरा रिएक्शन होता है वो यूटेक्टिक रिएक्शन होता है। और जब मैं आपको लेड और टिन का फेज डायग्राम बता रहा था, तो लेड और टिन के फेज डायग्राम में मैंने आपको बताया था, लेड और टिन के फेज डायग्राम में कि यूटेक्टिक पॉइंट बनता है। तो देखिए वहाँ पे यूटेक्टिक पॉइंट क्या बन रहा था, एक लिक्विड क्या हो रहा था, एक लिक्विड जो था वो कन्वर्ट हो जा रहा था किस में, अल्फा और बीटा फेजेस में कन्वर्ट हो जा रहा था। हो रहा था कि नहीं हो रहा था? बिल्कुल हो रहा था। आप बोलोगे हाँ सर हो रहा था। तो दोस्तों उसी तरीके से देखिए यहाँ पे भी क्या होगा, थर्ड रिएक्शन जो यूटेक्टिक रिएक्शन हर जगह वही रहेगा। यूटेक्टिक रिएक्शन की अगर हम लोग बात कर लें तो दोस्तों यूटेक्टिक रिएक्शन के अंदर देखिए क्या होता है, यूटेक्टिक रिएक्शन के अंदर जो होगा वो हम लोग का क्या होगा, एक जो हम लोग का लिक्विड रहेगा वो चेंज हो जाएगा किसमें, सॉलिड 1 प्लस सॉलिड 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अपने केस में क्या हो रहा था, एक लिक्विड किस में चेंज हो जा रहा था, गामा प्लस Fe3C में, टेम्परेचर 1150 डिग्री सेंटीग्रेड में, और परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है, 4.1% ऑफ कार्बन है, 4.1% ऑफ कार्बन है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया यूटेक्टिक रिएक्शन। अब चौथा होता है यूटेक्टॉइड रिएक्शन, और दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूटेक्टॉइड रिएक्शन। और दोस्तों यूटेक्टॉइड रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एक सॉलिड 2 अलग अलग सॉलिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक सॉलिड यानी कि S1 जो होता है वो चेंज होता है S2 प्लस S3 में। और हम लोग के एग्जाम्पल में जो गामा ऑस्टेनाइड था वो एट 723 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है, 0.8% ऑफ कार्बन है, अल्फा फेज और Fe3C फेज में कन्वर्ट हो रहा था। और इस कॉमन फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, परलाइट भी बोलते हैं। ये क्या बन रहा था, परलाइट बन रहा था, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ये 4 रिएक्शन हम लोग को याद रखने हैं, ठीक है दोस्तों। अब आइए बात करते हैं, थोड़ा सा स्टील्स के बारे में बात कर लेते हैं और कास्ट आयरन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो हम लोगों का, आई होप कि आपको चारों रिएक्शन समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं
स्टील्स की और कास्ट आयरन्स की। तो देखिए दोस्तों, स्टील जो होता है वो कब बनता है? अगर हम लोग स्टील के बारे में बात करें तो स्टील बनता है व्हेन परसेंटेज ऑफ कार्बन इज लेस देन 2.1। ठीक है दोस्तों, जब 2.1% से कम रहता है। अब दोस्तों, अगर आपको समझ में आ गया है कि ये पॉइंट जो है वो यूटेक्टॉइड पॉइंट है, तो देखिए यहां पे क्या होगा, एक बहुत ही दिलचस्प सी बात होने वाली है कि यहां से यहां वाले कंपोजिशन में जो स्टील बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे, अभी आपको दिखाई देगा, हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील बन जाएगा। हाइपो बनेगा पहले वाला, इधर का हाइपो बनेगा, और यहां से यहां तक का जो स्टील बनेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील। क्या बोलेंगे? हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील। ये हो जाएगा हम लोग का हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील। ठीक है दोस्तों, सिमिलरली अब कास्ट आयरन के भी अगर बारे में हम लोग जिक्र करें तो कास्ट आयरन की कंपोजिशन देखिए 2.1 से लेकर के 4.3 ये यूटेक्टिक से पहले है, लेफ्ट साइड में है, तो ये हाइपो यूटेक्टिक बनेगा। तो यहां से यहां तक का जो स्टील बन रहा है, और सॉरी कास्ट आयरन बन रहा है, वो क्या बन रहा है? हाइपो पर यूटेक्टिक, हाइपो यूटेक्टिक स्टील बनेगा। सॉरी कास्ट आयरन बनेगा दोस्तों, हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन बनेगा। और सिमिलरली यहां से 4.1 से लेकर के और 6.63 तक जो बनेगा वो क्या बनेगा? हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन। तो दोस्तों, स्टील के बारे में हम लोगों ने दो स्टील पढ़ा, हाइपो के बारे में पढ़ा, हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील पढ़ा। क्या पढ़ा? हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील, परसेंटेज ऑफ कार्बन 0.08 से लेकर के और 0.18 से लेकर के 0.8% तक कार्बन बना। जो हाइपो वाला स्टील बनेगा, इसी के अंदर हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? माइल्ड स्टील पढ़ेंगे, डेड माइल्ड स्टील पढ़ेंगे, कुछ ही देर में आएगा ये सब। और तीसरा वाला जो स्टील हम लोग पढ़ेंगे, वो तीसरा वाला जो स्टील होगा वो होगा मीडियम कार्बन स्टील। हम लोग पढ़ लेंगे, मीडियम कार्बन स्टील पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब जो आता है दूसरे टाइप का जो स्टील है जो आप लोगों ने वहां पे देखा, उसको क्या बोला आपने? हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होगा? परसेंटेज ऑफ कार्बन 0.8% कार्बन से लेकर के और 2.1% तक जाता है, 2.1% तक कार्बन जाता है। अब दोस्तों, कार्बन अगर बढ़ेगा तो हार्डनेस बढ़ेगा, कार्बन अगर बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा। लेकिन ये सब आपको तब समझ में आएगा जब हम लोग क्या पढ़ लेंगे, हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के बारे में डिटेल में कवर कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील है इसके अंदर हाई कार्बन स्टील बनता है। ठीक है दोस्तों, हाई कार्बन स्टील हम लोग पढ़ेंगे। अब दोस्तों, उसी तरीके से क्या हो गया, हम लोग कास्ट आयरन के बारे में पढ़े। आई होप कि ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया। ये थोड़ा सा क्या बनता है? हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील जो बनता है वो हार्ड बनता है। क्या बनता है? ये हार्ड हो जाता है थोड़ा सा। और ये वाला जो स्टील होता है वो क्या होता है? सॉफ्ट होता है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हो गया। क्यों? क्योंकि परसेंटेज ऑफ कार्बन, देखिए जब परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीज होता है तो हार्डनेस बढ़ती जाती है। ये याद रखना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ेगा तो हार्डनेस बढ़ेगा। हार्डनेस अगर किसी चीज का बढ़ेगा तो उसका डक्टिलिटी घटेगा। सॉफ्टनेस अगर रहेगा तब तो मटेरियल डक्टाइल रहेगा ना, हार्ड रहेगा तो क्या हो जाएगा? डक्टाइल नहीं हो पाएगा। अगर डक्टाइल नहीं हो पाएगा तो टफ भी थोड़ा सा कम रहेगा, और अगर थोड़ा सा टफनेस जब कम रहेगी, ये सब आपको बेसिकली स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। वहाँ भी हम लोग जिक्र कर लेंगे इसके बारे में। बस इतना आप याद रखो कि हम लोग किसके बारे में बोल रहे थे? हार्डनेस। और इसके बारे में किसके बारे में बोल रहे थे? डक्टिलिटी। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ेगा तो हार्डनेस को बढ़ता है, बस इतना याद रखो आप। हाई कार्बन स्टील होगा। अब आइए चलते हैं किसके ऊपर? अब नेक्स्ट होगा हम लोग का कास्ट आयरन। तो थोड़ा सा कास्ट आयरन भी देख लेते हैं कि कास्ट आयरन क्या होता है। कास्ट आयरन भी बहुत सारे टाइप्स का होता है। तो दोस्तों, जो सेकेंड पॉइंट है इसका वो क्या है? कास्ट आयरन। कास्ट क्यों बोलते हैं वो भी कास्ट में समझ में, इसलिए बोलते हैं
एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कास्टिंग बोलते हैं। कास्टिंग में क्या करते हो आप, अपना जो आपका आयरन होता है उसको मेल्ट करते हो, उसमें इतना % कार्बन रखते हो, मेल्टिंग करने के बाद उसको क्या करते हो, एक ढांचा होता है, मोल्ड होता है, मोल्ड कैविटी होती है, एक कैविटी होती है, उसके अंदर आप पूरा लिक्विड मेटल को डाल देते हो और सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ देते हो। तो कास्ट आयरन जो होता है इसकी क्या होती है, फ्लूइडिटी अच्छी होती है क्योंकि इसकी कास्टिंग होती है। कास्टिंग ऑपरेशन थोड़ा सा आप नेट पे एक बार सर्च कर लेना, ये मैकेनिकल का टॉपिक होता है, क्योंकि इसकी कास्टिंग होती है इसलिए इसको कास्ट आयरन बोलते हैं। इसके अंदर क्या पढ़ा आपने, तो दोस्तों हाइपोयूटेक्टिक कास्ट आयरन क्या होता है, तो जो हाइपोयूटेक्टिक कास्ट आयरन होता है ये वो वाला कास्ट आयरन होता है जिसमें % ऑफ कार्बन जो है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 2.1% कार्बन से लेके 4.3% कार्बन। ये देखो आप यहाँ पे क्या है, 2.1 से लेके कहाँ तक, 4 तक। तो ये वाला जो कास्ट आयरन बनेगा इसको हम लोग क्या, देखिए होता ये भी परलाइट है। परलाइट पूरा नीचे का जो कॉलम है ना, ये जो नीचे रो है पूरी, ये होगा पूरा परलाइट। लेकिन परलाइट में जिसमें अल्फा ज़्यादा होगा और बीटा कम होगा वो स्टील हो जाएगा। और जिस परलाइट में अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा प्लस ये Fe3C है, जिस परलाइट में Fe3C ज़्यादा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कास्ट आयरन हो जाएगा। और जिस परलाइट में अल्फा ज़्यादा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्टील ज़्यादा हो जाएगा। जो अल्फा फेज अगर बढ़ता है, देखिए अल्फा ऑल्दो क्या है, BCC है, लेकिन अल्फा एक एक्सेप्शन भी है, वो हार्ड नहीं है, वो डक्टाइल है। तो देखिए दोस्तों होता क्या है कि जब अल्फा फेज, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, जब अल्फा फेज बढ़ता है तो डक्टिलिटी बढ़ जाता है। % ऑटोमेटिकली बताओ, अल्फा फेज में तो कोई कार्बन नहीं है, मैक्सिमम अल्फा फेज में कार्बन की सॉल्युबिलिटी कितनी है, मैक्सिमम 0.18% है। ये सब अभी लिख लेंगे, आप टेंशन ना लो, सब आपको समझ में आ जाएगा। पहले आ जाओ हम लोग देखते हैं, हाइपो हो गया, हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन के बारे में देख लेते हैं। % ऑफ कार्बन क्या होगा मित्रों, 4.3 से लेकर के 6.67 तक होता है। ठीक है दोस्तों, अब कास्ट आयरन और स्टील के अंदर एक और, ये मुझे आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए होता क्या है, थोड़ा परलाइट के बारे में बात कर लेते हैं। परलाइट के बारे में बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको पूरा फेज ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊंगा कि यूटेक्टिक पॉइंट पे क्या हो रहा था, इसके पहले क्या हो रहा था और इसके बाद में क्या हो रहा था। मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। और मैं कुछ लाइंस के बारे में आपको बताऊंगा। अभी हम लोग ये जो आपने पढ़ा सुना, मैं दोबारा से आपको डिस्कस भी करूंगा। देखिए परलाइट जो होता है वो इस तरीके का एक कंपोनेंट होता है जिसके अंदर की अल्टरनेट लेयर्स में क्या होता है, अगर ये आपका अल्फा फेज हो गया, 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 और ये जो बचा हुआ सेक्शन रहेगा वो क्या हो जाएगा, ये आपका बीटा फेज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे तो बीटा नहीं है, का मतलब क्या है, ये जो रेड वाला पोर्शन है वो Fe3C है, क्या है, सीमेंटाइट है, क्या है, सीमेंटाइट है। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है, अल्फा फेज है, यानी कि फेराइट फेज है। ठीक है दोस्तों, अब फेराइट फेज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अल्फा फेज में मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी कितनी है कार्बन की। अगर 100% भी अल्फा फेज, जो ये वाला मेरा जोन है, ये देखो केवल अल्फा जोन के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ये वाला यहां से लेकर के और यहां तक का, इसके अंदर उसमें मैक्सिमम कार्बन की सॉल्युबिलिटी कितनी है, 0 से लेकर के और 0.018 तक है। तो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी कितनी है, 0.018%, जो कि नेग्लिजिबल है। तो कार्बन ऑल्दो ये BCC स्ट्रक्चर है, लेकिन क्या होता है, ये अल्फा फेज बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट एंड डक्टाइल होता है। ठीक है दोस्तों, जो Fe3C फेज है, जो Fe3C फेज है उसके अंदर एक बात बताओ, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना, 12। इसका वेट कितना है Fe3C का, अगर आप Fe3C कैलकुलेट करोगे, अगर आप 58 भी मान लेते हो, चलो मैं थोड़ी देर के लिए इसको 60 मान रहा हूं, ठीक है, 60 मान लेते हैं इसको थोड़ी देर के लिए। तो एक बात बताओ, 60 इंटू 3 कितना हो गया, 3 आयरन है, 180 प्लस कितना 12, क्या हो गया, ये टोटल मास हो गया, यानी कितना हो गया 192। अब कार्बन कितना है उसमें 12, तो 12 डिवाइडेड बाई 192, परसेंटेज सॉल्युबिलिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। 12 डिवाइड बाई 192 इंटू 100 आप कर दो, ये क्या हो जाएगा 1200।
मैं सारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले आ रहा हूं ताकि आपको 6.63 के आसपास का एक आइडिया लगे। ये Fe3C जो होता है, ये इंटरमेटेलिक कंपाउंड होता है, ये क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड एंड ब्रिटल फेस होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। और ये कोई अलॉय नहीं है, ये क्या है, ये हम लोग का कंपाउंड है। ये क्या है, हम लोग का कंपाउंड है। आयरन का जो होता है 58 होता है एटॉमिक वेट। कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए मैंने 60 ले लिया, तो 3 आयरन के एटम्स है तो 180। कार्बन का होता है 12, 192। 1200 डिवाइड बाई 192 अगर करें, और इसको भी मान लो आप 200 थोड़ी देर के लिए अप्रॉक्स कर लो, तो क्या आपको 6% लग रहा है, 6% लग रहा है। तो अगर 192 से आप डिवाइड करते हो तो 6.63 के आसपास आ जाता है। इसका मतलब है कि मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी जो रहती है सीमेंटाइट के अंदर, इसके अंदर क्या है, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी, जो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है वो है 6.63% तक कार्बन होता है। और थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब कार्बन बढ़ता जाएगा तो मटेरियल क्या होता जाएगा, हार्ड एंड ब्रिटल होता जाएगा। तो दोस्तों देखना, यहीं पे आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि क्या, कि अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन, आपको समझ में आ गया अल्फा। देखो स्टील फेज जब रहता है, जब हम लोग स्टील के बारे में बात करते हैं तो स्टील में क्या होता है, अल्फा ज्यादा हो जाता है और Fe3C कम हो जाता है, तो कार्बन परसेंटेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कार्बन परसेंटेज कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये मटेरियल सॉफ्ट एंड डक्टाइल हो जाएगा। ठीक है मित्रों। और अगर हम लोग कास्ट आयरन के बारे में बात करते हैं तो देखो कास्ट आयरन में क्या हो जाता है, अल्फा फेज कम हो जाता है, Fe3C फेज ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए क्या हो जाता है, ये हम लोग का मेटल क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है एंड ब्रिटल हो जाता है। अब ब्रिटल और हार्ड की डेफिनेशन मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, ये मैं जब तब बताऊंगा जबकि मैं क्या करा रहा हूँ आपको, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में करूंगा। ठीक है, अभी हम लोग पूरे अपने सिलेबस के अंदर चल रहे हैं और मैक्सिमम चीज़ों को हम लोग कवर कर रहे हैं। अब आइए, ये पार्ट अगर कंप्लीट हो चुका है तो अब मैं आपको कुछ लाइंस के बारे में बताना जा रहा हूँ, जिनको कि हम लोग क्या बोलते हैं, अलग अलग लाइंस बोलते हैं। कौन कौन सी लाइंस बोलते हैं, देखिए ट्रांसफर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेज चेंज लाइंस बोलते हैं। फेज चेंज लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, जो यहां पर जो लाइन है, मैं एक एक्स्ट्रा पेन इस्तेमाल करने की सोच रहा हूं ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। जो 723 डिग्री सेंटीग्रेड की लाइन है, ठीक है, ये ब्लैक वाली लाइन को हम लोग हटा देते हैं। जो ये वाली लाइन है, इसको हम लोग कौन सी लाइन बोलेंगे, A1 लाइन बोलेंगे। और A1 लाइन को क्या बोलते हैं, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन, वो वहां पे मैं लिखूंगा। ठीक है दोस्तों, जो ये वाली लाइन है, जो ये वाली लाइन है, इसको हम लोग कौन सी लाइन बोलेंगे, A2 लाइन बोलेंगे। क्या होता है लाइन, बहुत आसान है, आपको अभी सब समझ में आएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। जो ये वाली लाइन है, इसको हम लोग अब बोलेंगे ACM लाइन है। ठीक है, ये दो लाइनें, अगर आपको 3 लाइनें समझ में आ गई हैं तो अब जो मैं जिस लाइन के बारे में बताने जा रहा हूं, उस लाइन पे 3 क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे गए हैं। आज तक 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैं आपको तीनों क्वेश्चन बारे बताऊंगा। थोड़ी देर के लिए अल्फा प्लस बीटा को आप भूल जाओ। ठीक है, थोड़ी देर के लिए क्या करो, आप भूल जाओ, ये सब कुछ भूल जाओ। यहां पे एक टेम्परेचर आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 768 डिग्री सेंटीग्रेड है। दोस्तों यहां पे अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, देखो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इसको मैं बोलता हूं A2 लाइन। तो सबसे पहले मैं आपको A2 लाइन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, अब मेरा इस पूरे आयरन कार्बन डायग्राम से मेरा काम खत्म हो चुका है। मेरे को अभी इस आयरन कार्बन डायग्राम से नहीं लेना है कोई मतलब, और मैं अब यहाँ पे केवल आपको लाइंस लिख दे रहा हूँ, A1 लाइन, A2 लाइन, ACM लाइन, और कौन सी लाइन बची बताओ आप, A1 लाइन नीचे वाली, A2 लाइन, फिर उसके बाद, ठीक है ना, इसको A2 लाइन के अलावा और क्या बोलते हैं, ये A3 लाइन है, सॉरी फ्रेंड्स, दिस इज A3 लाइन, A3 लाइन, और ये 4 लाइनों अलग अलग होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या कर रहा हूं, पूरे आयरन कार्बन डायग्राम को मिटा करके आपके सामने एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा जिससे कि आपको मैक्सिमम चीजें आप समझ पाए। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि आप खुद बताओ मेरे को, 723 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो रहा है। आप बोलोगे मेरे से सर 723 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑस्टेनाइट जो है मेरा, जो गामा फेज है, वो सर एग्जैक्टली
0.8% कार्बन वाला जो कंपोजिशन रहेगा सर वो कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर, वो कन्वर्ट हो जाएगा परलाइट में। तो हम लोग ये क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं, बड़ा सा ग्राफ है लेकिन हम लोग को अब केवल छोटे पार्ट से लेना देना है, हम लोग को बात की चीज़ों से नहीं लेना। देखो ये क्या होता है, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग केवल हम लोग क्या कर रहे हैं, नीचे वाले फेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। अब उधर के बारे में आप चिंता करना बंद करो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये पॉइंट आपका क्या है, यूटेक्टिक पॉइंट है, ये फेस क्या है, अल्फा है, ठीक है दोस्तों। थोड़ा नीचे लिखते हैं, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी कितनी होती है इसकी, 0.018, ठीक है। ये पॉइंट का कितना है सॉल्युबिलिटी, ये पॉइंट का है 0.8, आगे कहीं पे आएगा, आगे आएगा 2.1, और आगे मैं यहीं पे कहीं पे लिख दे रहा हूँ 6.67% जो आगे आएगा, उसके बारे में नहीं लेना देना। देखिए दोस्तों 723 लाइन को A1 लाइन इसलिए बोलते हैं, इस वाली लाइन को हम लोग क्या कर रहे हैं, A1 लाइन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्या हो जाएगा इस पॉइंट पे, A1 लाइन पे यूटेक्टॉइड पॉइंट आता है और इस साइड क्या होता है गामा, और गामा किस में कन्वर्ट हो जाता है, गामा कन्वर्ट हो जाता है Fe3C प्लस अल्फा फेस, यानी कि क्या, परलाइट में। तो इस टेम्परेचर पे क्योंकि चेंज आ रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, A1 लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। ये हीट ट्रीटमेंट में और ज्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर बोलेंगे इसको, ठीक है दोस्तों। एक लाइन होता है 768 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये A2 लाइन है जिसका टेम्परेचर क्या होता है 768 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। होता क्या है कि A2 लाइन पे, कि A2 के नीचे बिलो, इसको क्या बोलते हैं 768 डिग्री सेंटीग्रेड लाइन, या इसको और एक चीज बोलते हैं क्यूरी पॉइंट लाइन, ठीक है। 768 से नीचे जो हमारा मटेरियल रहता है, कि जो भी हम लोग का कंपोनेंट रहेगा, यानी क्या रहेगा, इसके नीचे जो भी कंपोनेंट, यहां पे चलो, यहां पे चलो, यहां पे चलो, ठीक है ना, हम लोग का क्या रहेगा, मटेरियल इज बिलो इसके लाइन, मतलब यहां पे मैं लिख दे रहा हूं बिलो 768 डिग्री सेंटीग्रेड, मटेरियल इज फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। और जैसे ही हम लोग 768 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाते हैं तो हमारा मटेरियल क्या हो जाता है, हमारा मटेरियल का मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है और अब वो क्या करने लगेगा, पैरामैग्नेटिक बन जाएगा, पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि कास्ट आयरन हो गया, स्टील हो गया, अगर लोअर टेम्परेचर पे रहता है, रूम टेम्परेचर, क्या करते हैं, मैग्नेट को अट्रैक्ट कर लेता है क्योंकि फेरोमैग्नेटिक होता है। जैसे ही आप इस लाइन के ऊपर गर्म करके ले करके जाओगे, आपका जो मटेरियल रहेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, यानी कि उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत ही कम मैग्नेटिज्म रह जाता है, वो इतना भी होगा आप रख भी दोगे तो भी आपको नहीं फील होगा कि मैग्नेट की तरीके से अट्रैक्ट कर रहा है। फिर आता है ACM लाइन, देखिए यूटेक्टॉइड पॉइंट के बाद जो होता है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप समझो, कोई मटेरियल आपने बनाया गर्म करके और आपने अचानक से सडनली उसको कूल कर दिया, तो आपने क्या बताया कि सर अगर मैंने सडनली कूल कर दिया तो मेरा मटेरियल बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो मैं बोलता हूँ कि क्या उसको ठीक नहीं कर सकते हो, क्या मटेरियल आप फेंक दोगे, आपने बोला नहीं सर बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा, तो क्या करोगे आप, तो मैं बताऊँगा आपको क्या करना है। आप क्या करोगे, अपने मटेरियल को गर्म करोगे, कहाँ पे गर्म करोगे, या तो A1 लाइन के ऊपर गर्म करोगे, 7th क्यों 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 गर्म करोगे, क्योंकि आपका नया चीज में कन्वर्ट हो रहा है, वो ऊपर क्या हो रहा है, नया हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे आपका बन रहा है अल्फा प्लस गामा, और इधर क्या बन रहा है, इधर बन रहा है गामा प्लस Fe3C। तो उधर जो बन रहा है वो हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील है, उसमें कार्बन का परसेंटेज ज्यादा है, इस साइड कार्बन का परसेंटेज कम है, इधर का मटेरियल सॉफ्ट एंड डक्टाइल है, ये टेम्परेचर 910 डिग्री सेंटीग्रेड है। हाइपर वाले को जब गर्म, सॉरी इधर वाले को जब गर्म करना होगा तो A1 लाइन के ऊपर भी गर्म कर सकते हैं। और मान लो कि अगर आपको ने क्या बोला कि सर बहुत ज़्यादा हार्ड बन गया, लेकिन मेरे को ऐसा चाहिए कि मेरा जो सरफेस हो वो मेरा सरफेस बहुत ज़्यादा हार्ड हो, लेकिन मेरा पूरा मटेरियल बहुत अच्छा हो, डक्टाइल हो,
मैं बोलूँगा अगर आपका कार्बन का परसेंटेज कम है आप A3 लाइन के ऊपर लेकर के जाओ। A3 लाइन कौन सा लाइन होगा? अगर देखो अगर 0% कार्बन रहेगा तो 910 वाले के ऊपर बोलेंगे। अगर इतना परसेंट कार्बन रहा तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे आएगा, अलग अलग परसेंट देखो, इसके ऊपर लेकर के जाओ, इसके ऊपर लेकर के जाओ, इसके ऊपर लेकर के, जैसा रहेगा। पर ACM लाइन जो होता है वो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर किसका होता है? वो हो जाता है हाइपर यूटेक्टोइड स्टील्स के लिए। तो ACM लाइन जो होता है, चलो ये क्यूरी पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करेंगे और आप मेरे को बताओगे कि देखो आपसे लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ACM लाइन जो होता है वो क्या होता है, अभी आप इसको एज इट इज समझ लो, बाकी हीट ट्रीटमेंट में आपको सारा कुछ करा दूंगा। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन होता है, ठीक है, फॉर हाइपोयूटेक्टोइड, फॉर हाइपोयूटेक्टोइड स्टील्स, ठीक है। और सिमिलरली हाइपर लिखना चाहिए था हम लोग को, ये क्या हो गया? हाइपर, ठीक है ना। ACM लाइन क्या है? हाइपर के लिए है। और ये जो है वो क्या है? अपर क्रिटिकल टेम्परेचर है फॉर हाइपोयूटेक्टोइड, फॉर हाइपोयूटेक्टोइड स्टील्स, ठीक है दोस्तों। तो ये तो अलग अलग चारों लाइंस हो गए। अब देखिए दोस्तों, कुछ इसके ऊपर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, तो कुछ क्वेश्चन करने के पहले एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ। फेज ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा आप देख लो, यूटेक्टोइड पॉइंट पे ऐसा क्या हो जाता है। तो अभी मैं केवल फॉर यूटेक्टोइड स्टील्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो अभी दोस्तों मैं आपको क्या करने जा रहा हूँ, फेज ट्रांसफॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ यूटेक्टोइड स्टील्स के लिए। दोस्तों जो यूटेक्टोइड स्टील्स रहते हैं इनके अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना रहेगा? एग्जैक्टली 0.8% रहेगा, ठीक है। और टेम्परेचर क्या रहेगा? 723 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। यानी कि मैं केवल इस कंपोजिशन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी लाइन्स वाइन्स आपकी ये खत्म हो गई हैं, अब आपको लाइन वाइन से कोई नहीं लेना देना है, कोई सी भी लाइन रहे। हम लोग को अभी क्या करना है? केवल टेम्परेचर पे फोकस करना है। आइए, 910 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ये क्या होगा? 723 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैं केवल इसी कंपोजिशन के बारे में बात कर रहा हूं। एक बात बताओ आप, 723 के ऊपर और ये वाला जो आयरन रहेगा इसको मैं गर्म कर दूं, यहां पे जो सपोज करो ये 0.8% वाला कार्बन वाला है, ठीक है। इसको मैं गर्म करूंगा इसके ऊपर, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गामा में। या आप इस तरीके से सोचो कि गामा से कूलिंग हो रही है। तो यूटेक्टोइड स्टील में देखो अब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट A मान लूँ, यहाँ पे पॉइंट मैं क्या मान रहा हूँ? A मान रहा हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है, डायरेक्टली कहाँ पे? पॉइंट B बनेगा। देखो अब क्या होगा, पॉइंट A पे मेरा मटेरियल जो रहेगा वो केवल गामा रहेगा। और जैसे ही मैं बिलो 723 आ जाऊंगा, 723 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो, मेरा मटेरियल जो है वो अल्फा और बीटा बना लेगा, यानी कि अल्फा और Fe3C बना लेगा। तो ये जो मेरा मटेरियल होगा वो क्या बन जाएगा? परलाइट बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा? Fe3C, और ये क्या हो गया? अल्फा। और ये दोनों फेज को जो बोलते हैं, जो इस तरीके से लैमेलार स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस लैमेलार स्ट्रक्चर को हम लोग परलाइट बोलते हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? परलाइट बोलते हैं, ठीक है ना। अब परलाइट का जो नेचर होगा वो किससे बना होगा? अल्फा सॉफ्ट होता है और Fe3C क्या होता है? हार्ड होता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज जो होंगी परलाइट की, वो कहाँ पे लाई करेंगी? वो लाई करेंगी अल्फा और Fe3C के बीच में, ठीक है ना। डिपेंड करेगा कितना Fe3C है और कितना अल्फा है। तो आपको यूटेक्टोइड स्टील समझ में आ गए। अब मैं हाइपोयूटेक्टोइड का आपको बताता हूं। देखिए ये डायग्राम मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब आओ हाइपोयूटेक्टोइड स्टील्स का देखो अब क्या होगा, ठीक है। ए तो गामा ही रहेगा। मैं अब हाइपो के बारे में आपको बता रहा हूं, ये आपका सेकंड, ठीक है। और अब जो है हम लोग, ये बी पॉइंट आप हटाओ, ये हटाओ, और अब जो है हम लोग कूलिंग कहां पे कर रहे हैं? सपोज करो ये वाला कंपोजिशन ले लो, यहां से ये गामा अल्फा प्लस गामा होता है, और यहां पे आएगा तो ये ए होगा
ये बी होगा और ये सी होगा। देखो अब क्या होगा, ए पे है गामा, टेम्परेचर मान लो कि इस पॉइंट का है 800 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर सपोज करो अगर हम लोग परसेंटेज ऑफ कार्बन ले लिया, कितना ले लिया, 0.6% कार्बन, ठीक है। मान लो अब जो मैंने ये वाला लिया, अब इसके अंदर 0.6% कार्बन था और इसको मैं गर्म करके 800 के ऊपर लेके चला गया, तो ये वाला कंपोजिशन एबव 800 गामा रहेगा। इसके बाद जैसे ही ये इस वाले फेज में आया, यहां से लेकर के इस वाले में आया, आएगा ही बी पॉइंट पे, तो देखो अब बी पॉइंट पे क्या होगा, बी पॉइंट पे गामा तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, गामा तो रहेगा ही रहेगा, साथ के साथ क्या हो जाएगा, साथ के साथ अल्फा बन जाएगा, अल्फा बन गया, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो गया, ये अल्फा क्या है बताता हूं आपको मैं थोड़ी देर में। अंदर साइड पूरा गामा रहेगा, और क्योंकि ये जो अल्फा फेज बना है दोस्तों, क्योंकि ये जो अल्फा फेज बना है दोस्तों, ये यूटेक्टॉइड पॉइंट से, यानी कि जो यूटेक्टॉइड वाली लाइन है, A1 लाइन है, इसके पहले ही अल्फा बन गया। तो क्योंकि ये अल्फा उसके पहले बना है, तो इसको अभी हम लोग बोलेंगे ये जो बना है ये क्या है, प्रो यूटेक्टॉइड फेराइट। जैसे वहां पे प्रो यूटेक्टिक बन रहा था अल्फा, यहां पे भी प्रो यूटेक्टिक फेराइट या अल्फा बन जाएगा। ये हो गया पॉइंट बी। और पॉइंट सी पे क्या होगा समझना आप, पहले वाले केस में जब यूटेक्टॉइड पढ़ रहे थे तो केवल अल्फा और बीटा बन रहा था, और इस वाले केस में दोस्तों, भाइयों और बहनों, मित्रों और साथियों, क्या हो जाएगा, कुछ अल्फा के नोड्यूल्स भी आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इस केस में, देखो ये जो होगा ये तो प्रॉपर अल्फा फेज होगा। ये वाला जो फेज आ रहा है जो कि मैं क्रॉस हैचिंग कर रहा हूं, लो आप ऐसे ऐसे कर लो, ये आपका Fe3C फेज बनेगा, सॉरी ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा होगा ये, ठीक है। कैसा आ जाएगा आपका, ये जो क्रॉस हैचिंग आ रही है वो तो Fe3C हो गया, सेमेंटाइट हो गया, और जो अल्फा होगा वो क्या हो, इसको बोलेंगे आपसे प्रो अल्फा बोलना, क्योंकि प्रो यूटेक्टॉइड हो जाएगा। तो इस केसेस में कौन कौन से फेज बनेंगे, पहले वाले केस में केवल अल्फा और Fe3C बन रहा था, यहां पे बनेगा प्रो अल्फा, ठीक है। यहां पे आपका बनेगा दूसरा चीज क्या बनेगा, अल्फा, और तीसरा चीज क्या बनेगा, Fe3C। ये तीन चीजें आपके मटेरियल में क्या करेंगी, बनेंगी। तो आपने अब इधर का देख लिया, चलो अब चलते हैं हम लोग उस साइड, यानी हाइपर के केस में चलते हैं, आ जाओ। तो देखो दोस्तों, हाइपर का केस जो होगा वो कुछ ऐसा आएगा। यहां पे आपने लिखा था क्या, गामा प्लस Fe3C, यानी कि क्या बन रहा था, ये लेडेब्यूराइट बन रहा था। तो देखो दोस्तों, ये पॉइंट ए मान लिया, ये पॉइंट बी मान लिया, और ये पॉइंट सी मान लिया, और जैसा अभी तक आपने किया था वैसा ही आपको करना है, ठीक है। इसको रब कर देते हैं, दोबारा से ड्रॉ कर लिया जाएगा, कोई इशू नहीं है। हाइपर के लिए अब हम लोग करने जा रहे हैं हाइपर, ठीक है ना। हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील का मतलब है कि अब ये वाला स्टील अगर आप ले लो, जिसके अंदर की परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या है, जिसके अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है वो आप ले लो 1.2%, ठीक है। 1.2% कार्बन के लिए अब हम लोग कर रहे हैं। दोस्तों आइए देखते हैं हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील्स के लिए। हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील का एग्जांपल जो हम लोग कर रहे थे उसमें हमने 1.2% कार्बन को लिया था। अगर मान लो हमारे कंपोजिशन में 1.2% कार्बन हो तो क्या होगा। तो दोस्तों पॉइंट ए पे तो पूरी तरीके से क्या है, ये गामा है। जैसे ही पॉइंट बी पे आएगा, जैसे ही पॉइंट बी पे आएगा हमारा सब्सटेंस, वैसे ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे Fe3C बन जाएंगे। मैं केवल Fe से डिनोट कर रहा हूँ, Fe हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, Fe के नोड्यूल्स बन जाएंगे, ठीक है। इस वाले को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रो यूटेक्टॉइड सेमेंटाइट बनेगा। और दोस्तों देखिए आगे क्या होगा, और ये गामा फेज रहेगा। तो गामा तो अभी रहेगा क्योंकि गामा क्या है, 723 के ऊपर स्टेबल है। और जैसे ही हम लोग पॉइंट बी पे आएंगे, क्या हो जाएगा, परलाइट तो बनेगा ही बनेगा,
अल्फा अल्फा अल्फा, और जैसे मान लो आपकी बीटा है तो बीटा बीटा बीटा, बीटा मतलब Fe3C, ये क्या हो गया Fe3C हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया अल्फा फेज, ये आपका अल्फा फेज हो गया दोस्तों। तो अभी ये जो बना है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस मटेरियल को हम लोग पर्टिकुलरली बोलेंगे कि इसके अंदर क्या क्या फेजेस बने। इसके अंदर बना कुछ प्रो फेज ही बनेगा Fe का, कुछ प्रो फेज ही बनेगा Fe का। तो प्रो यूटेक्टॉइड सीमेंटाइट बना, फिर इसके बाद देखो अब क्या बना, प्रो यूटेक्टॉइड सीमेंटाइट के बाद फेराइट बना, ठीक है, और क्या बना, सीमेंटाइट बना। तो ओवरऑल क्या बना हम लोग का, परलाइट प्लस, ओवरऑल हम लोग का परलाइट प्लस प्रो यूटेक्टॉइड सीमेंटाइट फेज बन गया। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम लोगों ने इतना सारा कुछ पढ़ लिया है तो कुछ प्रॉब्लम्स भी हम लोग को क्या कर लेने चाहिए, सॉल्व कर लेने चाहिए। तो आयरन कार्बन डायग्राम यहीं पे हम लोग का फिनिश होता है, और हम लोग जो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके, और फिर देखते हैं कि किस टाइप के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं यूपीएससी में। मैं यहाँ पे आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आंसर ना देखें और खुद से पहले उसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें। तो देखिए दोस्तों, जो सबसे पहला क्वेश्चन आया है कि क्यूरी पॉइंट इज दैट पॉइंट, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन उसके पहले देखिए, फेज डायग्राम्स आपका फिनिश हो गए यहाँ पे। और अब आपका जो क्वेश्चन आया हुआ था, देखिए दोस्तों ये 2018 में क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था 2018 ईएससी में। वो ये कह रहा था कि द मटेरियल यूज्ड इन द, कि बेयरिंग बनाने में द मटेरियल यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ bearings is, the material used in the production of bearings is option A कास्ट आयरन, ऑप्शन बी जो आपको दिया हुआ है वो है बेबिट दिया हुआ है। बेबिट के बारे में आपको पहले से ही पता है। जो थर्ड मटेरियल है वो क्या है, पिग आयरन। पहले इसका आंसर तो आप लोग डायरेक्टली जानते हैं, वो मेरे को आप बता देंगे, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि देखिए क्वेश्चन क्यों पूछा गया था। तो आप बोलोगे कि सर आपने तो जब लेड और टिन का डायग्राम पढ़ाया था उसमें आपने दो चीज़ें बता दिए थे, सोल्डर और बेबिट। सर हम लोग को पहले से ही पता है, क्या होगा, बेबिट होगा आंसर इसका। बात सही है। बेबिट क्या होता है, Pb प्लस SN का एक मिक्सचर होता है, ठीक है ना। बेरिंग से बनाना है तो SN क्या हो जाएगा, अरे Pb क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा टिन से। पिग आयरन वो आयरन होता है जो कि आपका क्या होता है, आयरन ओर को हम लोग क्या करते हैं, आयरन ओर को हम लोग कहाँ लेके जाते हैं, ब्लास्ट फर्नेस में लेके जाते हैं, और वहाँ से हम लोग को क्या मिलता है, पिग आयरन मिलता है। पिग आयरन ऑलमोस्ट 99.99% क्या होता है, प्योर आयरन होता है। ठीक है दोस्तों, स्टील के बारे में आपको आइडिया लग चुका है, कौन सा स्टील कुछ नहीं बोला है। कास्ट आयरन के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता है। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था कि नहीं था ये, आप बोलोगे हाँ सर ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि हम लोग का कहाँ पे पूछा गया है, यूपीएससी के ईएससी में ही पूछा गया है। और देखना आप बोलोगे कि हाँ सर सब कुछ पढ़ा हुआ है और बहुत ही इजी क्वेश्चन आया हुआ है। ये भी क्वेश्चन ईयर 2018 का क्वेश्चन है, ईएससी का क्वेश्चन है दोस्तों, भाई और बहनों। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि द क्रिटिकल टेम्परेचर above which ferromagnetic material materials lose their magnetic property इज कॉल्ड एज। देखिए ये पॉइंट मैं इलेक्ट्रिकल जब पढ़ाऊंगा आपको इलेक्ट्रिकल मटेरियल तो भी बताऊंगा, बट क्योंकि हम लोगों ने बेसिक्स इसका कवर कर लिया है इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसका आंसर करें। ऑप्शन ए इज
केल्विन पॉइंट, ऑप्शन बी जो आया है वो दिया हुआ है क्यूरी पॉइंट, ऑप्शन सी जो आया है वो आ रहा है रिक्रिस्टलाइजेशन पॉइंट, रिक्रिस्टलाइजेशन पॉइंट, ठीक है दोस्तों। और ऑप्शन डी जो आया है उसको क्या बोल रहे हैं, सेल्सियस पॉइंट। देखिए दोस्तों, यहां पे दो चीजें आपने पढ़ लिया है, इंपॉर्टेंट है। देखिए केल्विन पॉइंट से कुछ लेना देना नहीं है, ना हम लोगों को सेल्सियस पॉइंट से लेना देना, तो ये दोनों ऑप्शन तो जानबूझ के वेस्ट आए हुए थे। अब बचता है ऑप्शन एक आपका रिक्रिस्टलाइजेशन पॉइंट का और एक बचता है क्यूरी पॉइंट का। तो आप बोलोगे कि सर आपने पहले ही बता दिया था क्यूरी पॉइंट के बारे में हम लोग को, ठीक है। रिक्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आपको मैंने बताया था, अब बोलोगे हाँ सर बताया था, सर रिकवरी पॉइंट बताया था, रिक्रिस्टलाइजेशन पॉइंट बताया था, ग्रेन ग्रोथ वाला पॉइंट बताया था आपने। तो एक बात बताओ, रिक्रिस्टलाइजेशन पॉइंट को क्या मैग्नेटिज्म से लेना होता है, नहीं लेना होता है, किसी से लेना होता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी से लेना होता है, क्यों? क्योंकि आपका ग्रेन चेंज हो रहा है, आपका ग्रेन रिक्रिस्टलाइज हो रहा है और नए टाइप के ग्रेन्स बन रहे हैं। तो अगर आपका नए टाइप का ग्रेन बनेगा तो कैसा हो जाएगा, वो रिक्रिस्टलाइजेशन पॉइंट हो जाएगा। तो ये वाला आंसर ऑप्शन ए सी डी फॉल्स, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों। अब आइए करते हैं हम लोग अपना एक और क्वेश्चन आया हुआ है। जो क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों वो स्टेटमेंट असर्शन रीजन का है। तो हम लोगों ने इतने देर से जो स्टडी की है उसका कुछ यूज भी हम लोग देख लें कि हम लोग तब से फेज डायग्राम कर रहे हैं तो क्या किया हम लोगों ने। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन आया हुआ है वो परलाइट के ऊपर आया हुआ है और आप पढ़ते ही मेरे को बताना कि हम लोगों ने प्रॉपर उस चीज़ को कवर किया है। और ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा स्लाइटली डिफिकल्ट रखता हूँ उनके लिए जो लोग पढ़ते नहीं हैं। आप लोग अगर पढ़ाई किए सीरियसली, देखिए आपसे बहुत आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। ये ESC 2018 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट 1 और 2 के फॉर्म में दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1 ये कह रहा है कि मैकेनिकली परलाइट हैज मैकेनिकली का मतलब जो मैकेनिकल एप्लीकेशन में यूज होते हैं, ठीक है ना, जहां पे आपको स्ट्रेंथ चाहिए, जहां पे आपको टफनेस चाहिए, वहां पे। तो मैकेनिकली परलाइट हैज प्रॉपर्टीज intermediate between the soft ductile ferrite and hard brittle cementite दोस्तों क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि मैकेनिकली जो परलाइट की प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपके फेराइट और सीमेंटाइट के बीच में होती है। आप बताओ कि हम लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। जिसके अंदर फेराइट फेज जिस परलाइट में ज़्यादा हो जाएगा वो स्टील हो जाएगा, जिसके अंदर सीमेंटाइट फेज ज़्यादा हो जाएगा वो कास्ट आयरन हो जाएगा। तो क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टी बदल रही है? आप बोलो हाँ सर मैकेनिकल प्रॉपर्टी बदल रही है। क्यों बदल रही है? क्योंकि अल्फा और Fe3C चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो मैकेनिकली परलाइट है द प्रॉपर्टीज इंटर। अच्छा मैंने आपको सीमेंटाइट बताया था ना कि सीमेंटाइट क्या होता है, ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर रहता है, आप याद रखना उसको, ठीक है ना। सीमेंटाइट ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर होता है, आपको याद रखना है। चलिए स्टेटमेंट 2 आप देख लो। स्टेटमेंट 2 ये कह रहा था कि अल्फा आयरन कैन बी मेड मैग्नेटिक अबव 768 डिग्री सेंटीग्रेड। फेराइट के बारे में क्या बोल रहा है? अल्फा आयरन कैन बी मेड मैग्नेटिक above 768 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो दोस्तों ये 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, इसके अलावा भी 2-3 क्वेश्चन और हैं, वो हम लोग का धीरे धीरे ट्रिपल टी डायग्राम जैसे हम लोग कवर कर लेंगे तो सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों क्या दिया हुआ है कि अल्फा आयरन का मतलब क्या हो गया? फेराइट है। कि फेराइट को भी अगर हम लोग चाहें तो मैग्नेटिक बना सकते हैं above 768 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों 768 डिग्री सेंटीग्रेड वाली कौन सी लाइन थी? आप बोलोगे सर A2 लाइन थी।
A2 लाइन के ऊपर मैंने आपको बताया था कि A2 लाइन के नीचे जो मटेरियल था वो क्या था, फेरोमैग्नेटिक था। और जब मैंने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बताया तो आपको क्या बताया था कि क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक होता है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किस में कन्वर्ट होता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। और आपके पैरामैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम होता है, यानी कि वो क्या करता है, वो अट्रैक्ट ही नहीं करता है। और जब वो अट्रैक्ट नहीं करता है तो क्या करेगा, मैग्नेटिज्म उसका खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन में तो उल्टा बोल रहा है, अल्फा कैन बी मेड मैग्नेटिक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और आप बताओ अगर इस क्वेश्चन को क्या डिफिकल्ट के सीरीज में रखे तो क्या ये डिफिकल्ट है, क्या डिफिकल्ट है, नहीं है डिफिकल्ट। क्यों, क्योंकि सिंपल हम लोगों ने सारा कुछ पढ़ा हुआ है और उसी के बिहार पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे के सारे आंसर्स निकाल लेंगे, है ना दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसी के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल टी डायग्राम बोलते हैं। एक बार ट्रिपल टी डायग्राम भी हम लोग देख लेते हैं, फिर हीट ट्रीटमेंट कवर कर लेंगे, फिर सारे टाइप्स के अलॉय खत्म कर लेंगे, तो हम लोग का मैकेनिकल मटेरियल्स का भी जो टॉपिक है वो फिनिश हो जाएगा।